बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक भी शेयर करते रहें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आपका बहुत शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं इंटरनल एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो हो सकता है कि ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर ना हो, तो हम डेफिनेशन यहाँ पे बाद में करेंगे, बल्कि पहले इस टॉपिक का स्टार्ट लेंगे एक बॉडी की टोटल एनर्जी से। और ये टोटल एनर्जी आप जानते हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। एक टाइम आएगा कि हमारे लिए इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना बहुत आसान हो चुका होगा और वहाँ पे हम डेफिनेशन करेंगे और फिर उसके बाद चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे साथ साथ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, गौर से साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो पे आके सिर्फ एंड पे स्क्रीनशॉट लेते हैं और बाद में इस लेक्चर को देख लेते हैं, तो उनको बहुत कम हद तक फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको नहीं पता चलता कि कहाँ पे किस लिहाज से हमने कौन सी बात की थी। जो टॉपिक के साथ साथ चलते हैं, जो टाइम लगाते हैं, लेक्चर को कंप्लीट सुनते हैं, गौर से देखते हैं, नोट करते हैं, उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। उनको पता चलता है कि हमने कहाँ पे किस लिहाज से कौन सी बात की थी। तो इसीलिए मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट यही होती है हर वीडियो के अंदर कि आप लेक्चर को कंप्लीट सुना करें, देखा करें, तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक बॉडी की टोटल एनर्जी से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप टोटल एनर्जी जानते हैं कि अगर हम मैथमेटिकल यहाँ पे लिखना चाहें तो टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देखिए यहाँ से हम तरतीब बना रहे हैं, प्लस इंटरनल एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? सपोज करें ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, बॉडी कह लें, सिस्टम कह लें। वैसे तो बॉडी और सिस्टम में फ़र्क है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो अगर ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारे पास सपोज करें कि है गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स। अभी मैं कोई आइडियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक सिस्टम, और उस सिस्टम में क्या है? गैस। अब अगर ये पूरे का पूरा सिस्टम, होल सिस्टम डियर स्टूडेंट्स, इन अ स्ट्रेट लाइन मूव करता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी मूव कर सकता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी मूव कर सकता है, अलॉन्ग जी एक्सिस भी मूव कर सकता है, ठीक है। अगर इन अ स्ट्रेट लाइन ये पूरे का पूरा सिस्टम मूव करता है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे इसके पास क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। याद रहे, अगर ये पूरा सिस्टम क्या हो? इन मोशन। कौन सी मोशन डियर स्टूडेंट्स? इन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। सही है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर यही सिस्टम डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक सर्टन हाइट पे रखा हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर इस बॉडी या सिस्टम के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अराउंड कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो इस तरह आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी पता चल गया। अब डियर स्टूडेंट्स आगे क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम के अंदर की बात हो रही है, यानी कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है ना, उसे हम नाम दे रहे हैं इंटरनल एनर्जी। तो फिर याद रखिएगा, ये जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है, ये हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जीज़ की, सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं। जब सिस्टम पूरा मूव करेगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, किसी सर्टन हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इंटरनल एनर्जी से मुराद मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी, सिस्टम के अंदर की जो एनर्जीज़ है उसे आप नाम दे रहे हैं इंटरनल एनर्जीज़। ये बात समझ आ गई? टोटल एनर्जी की मैथमेटिकल इक्वेशन समझ आ गई, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अभी देखिए ये बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, टॉपिक भी समझ आ जाएगा। अब आ जाए इधर से कहानी स्टार्ट करते हैं।
इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जीज में यूजुअली जो हम एनर्जीज का सम लेते हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इन दो को ज़रा यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। देखें, अगर इंटरनल एनर्जी, ये केस लेने लगा हूँ, देखिए मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। डेसुन सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो सिस्टम के अंदर हम दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास ये है। दोनों के बिटवीन डेसुएंट्स यहाँ पे क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दोनों के बिटवीन क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, पहले लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे है बिटवीन या अमोंग द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब फिर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो एक आपने केएमटी का 5 पोस्टुलेट भी याद रखा हुआ है कि फोर्स जो है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। यानी कि अगर वो दूर दूर हैं तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। हाँ, जब वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके होते हैं तब वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। बहरहाल अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई आइडियल सिचुएशन हम लेके नहीं चल रहे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई मसला नहीं होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी की बात की और वो आपको पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आ जाए दूसरी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखें जी डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे इंटरनल एनर्जी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब मसला ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है। तो फिर यहीं से याद रखें कि ये जो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ना, यहीं पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्सिस मूव कर सकता है। उसके बाद ये रोटेशनल भी होगी क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाएंगे अभी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या है, वाइब्रेशनल। तो ये 3 तरह की एनर्जीज काइनेटिक एनर्जी में आ सकती है। अगर वाइब्रेशनल रोटेशनल को समझना चाहें तो आपके इसी टॉपिक की साइड इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है डू यू नो। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल 2 एटम्स के बिटवीन ये क्या है, स्प्रिंग। अब ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी है और अगर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो फिर क्या है, रोटेशनल एनर्जी भी है। वाइब्रेशनल भी आ रही है, रोटेशनल भी आ रही है। वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो है, मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जीज, उसमें हम यूजुअली 2 एनर्जीज का सम कंसिडर करते हैं, लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आई 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस जा सकता है। रोटेशनल भी हो सकती है, एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा मॉलिक्यूल। वाइब्रेशनल भी हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी में ये 3 एनर्जीज को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो डियर स्टूडेंट्स हमने बात कर ली तेरी ऐसे की तैसे, चलें जी। अच्छा, यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को कोई मसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जनरल बात हमने डिस्कस की है। अब हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स का। इसके अंदर हम गैस के आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो अब हम सिचुएशन चेंज करने जा रहे हैं फॉर आइडियल गैस। अब ये जो सिस्टम हमने कंसीडर किया था, उस सिस्टम के अंदर जो गैस थी उसके आइडियल बिहेवियर को हम कंसीडर कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फॉर आइडियल गैस, या कह लें सिस्टम एट रेस्ट, ये वाला सिस्टम अगर रेस्ट पे हो और इसके अराउंड कोई फील्ड एग्जिस्ट ना करे, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। फॉर आइडियल गैस मतलब सिस्टम रेस्ट पे है और उसके अराउंड कोई फील्ड ऑफ फोर्स की अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब सिस्टम रेस्ट पे है, तवज्जो, जब सिस्टम रेस्ट पे है तो सिस्टम मोशन में नहीं है अगर, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। आइडियल सिचुएशन में नो फील्ड ऑफ फोर्स और उसके अराउंड अगर फील्ड ऑफ फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा आइडियल सिचुएशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी में जो सिस्टम की टोटल एनर्जी, अब ये भी ख़त्म, ये भी कैंसिल। आइडियल सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ये 2 तो गई, देखें समझ आ रही है ना। पीछे रहेगी इंटरनल एनर्जी, ये एग्जिस्ट करेगी। अब इसके अंदर फिर ये 2 एनर्जीज का हम सम ले रहे हैं, तो इसका मतलब इनको डिस्कस करेंगे, फिर इनमें से कौन सी खत्म हो जाएगी अभी डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। अभी फिलहाल देखें ये 2 खत्म हो चुकी हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ।
कि फॉर आइडियल गैस देयर इज नो force of attraction between the molecules। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। देखें, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, आइडियल सिचुएशन में दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी नहीं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। तो जब मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, ये दो पहले से ख़त्म, इंटरनल एनर्जी को लेकर चल रहे हैं आइडियल सिचुएशन में, तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म। इंटरनल एनर्जी में अब पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म, तो पीछे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी खत्म, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह गई। तो फिर मैं लिख सकता हूं ना, ये देखें, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू, क्या लिखूं, काइनेटिक एनर्जी। क्यों डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल तो खत्म हो चुकी है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल भी है, ट्रांसलेशनल भी है। ये तीनों की तीनों एनर्जीज यहां पे अभी हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बड़े आराम से चीजें समझा रहा हूं आपको, ऐसे ही आपने याद रखना है। अब देखते हैं कि ये जो तीनों एनर्जीज इस काइनेटिक एनर्जी में आ रही हैं, इनमें से कौन सी होगी आइडियल सिचुएशन में और कौन सी नहीं होगी, जिसके अकॉर्डिंग आपने डेफिनेशन बनानी है, डेफिनेशन याद रखनी है। सही है ना। अब देखते हैं इन तीन में डियर स्टूडेंट्स ये नहीं होगी। वजह, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी को आप तब डिस्कस करते हैं जब आप हाई टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो, और हम इस सिचुएशन में कोई हाई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। अभी हम हाई टेम्परेचर को डिस्कस नहीं कर रहे, तो जब आप हाई टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे तो वाइब्रेशनल गई, इसको भी डिस्कस नहीं करना। उसके बाद बची दो एनर्जीज, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, और इंटरनल एनर्जी में सिर्फ ये दो एनर्जीज आ रही हैं, बाकी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। समझ रहे हैं ना। तो अब ये जो दो हैं, इनमें से एक फिर डिस्कस की गई है आपकी बुक में, और वो ये, इसको गौर से समझिएगा। अब ये दो रह गई हैं, बल्कि पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि इस टाइम तक टोटल एनर्जी जो है वो बराबर है, ये जी ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और इससे मुराद क्या है, इससे मुराद है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ठीक है ना, ये मुराद है, इसको जहन में रखिएगा। ये वाली है, सिर्फ टोटल एनर्जी इसके इक्वल आ रही है। अब डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में ना इसमें से रोटेशनल को फिर इग्नोर किया गया है, सिर्फ ट्रांसलेशनल को डिस्कस किया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि हमारे पास तीन तरह की गैस डिस्कस की गई है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो आपकी बुक में जो केस लिया गया है वो है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, इसकी बात की गई है। तो फिर मोनोएटॉमिक के लिए याद है ना आपको, हीनियर कर हीलियम हो सकता है, नियॉन हो सकती है, सही है। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपकी बुक में मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के बिहेवियर को डिस्कस किया गया है, तो इस बिहेवियर में अगर आपके पास गैस का एक मॉलिक्यूल है तो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी मूव कर सकता है, समझें गौर से, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी मूव कर सकता है, अलॉन्ग जी एक्सिस भी मूव कर सकता है। तो ये क्या है, लीनियर मोशन, यानी कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर मोशन में मूव कर सकता है। तो इसके पास जो एनर्जी होगी, अगर वो एक्स के अलॉन्ग मूव करता है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv(x) का स्क्वायर। अगर वो अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करता है तो क्या होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv(y) का स्क्वायर। अगर z के अलॉन्ग मूव करता है तो क्या होगी, हाफ mv(z) का स्क्वायर। तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो उस मॉलिक्यूल के पास है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है। अब वो मॉलिक्यूल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल है जो एक्सिस ए एंड ए डैश के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस मॉलिक्यूल का
अगर आप यहाँ पे रेडियस देखें, रेडियस ये r है, देखो कितना छोटा रेडियस है यार, बहुत स्मॉल है, ना होने के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये r बहुत स्मॉल है तो फिर यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है mr²। अब r अगर स्मॉल है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ I ओमेगा², हाफ I ओमेगा²। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर करें, अगर r बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, ना होने के बराबर, तो r क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0। अगर ये 0 तो फिर I 0, अगर I 0 तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करें I इज इक्वल टू 0, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस जो आपकी बुक में एग्जांपल ली गई है इसकी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एनर्जी कौन सी आ रही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है। रोटेशनल भी क्या हो रही है, नियरली इक्वल टू 0 हो रही है। तो इसीलिए हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर आप कहीं की बुक से तैयारी कर रहे हैं तो उसकी साइड इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो वाइब्रेशनल कैसे ख़त्म हुई, क्योंकि ये तो हाई टेम्परेचर पे डिस्कस की जाएगी और हाई टेम्परेचर को हम ले नहीं रहे, तो वो पहले से ख़त्म। पीछे 2 एनर्जीज बची यहाँ पे कि टोटल एनर्जी हमके पास सिर्फ और सिर्फ रह गई है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल। फिर हमने रोटेशनल को देखा कि वो मोनो एटॉमिक, आपकी बुक में मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का केस डिस्कस किया जा रहा है, तो उसमें ये ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है। अब रोटेशनल में हमने देखा कि मोनोटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका तो r बहुत स्मॉल है, अगर r स्मॉल है तो नियरली इक्वल टू 0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये एनर्जी ख़त्म हो गई। तो जब डियर स्टूडेंट्स ये एनर्जी ख़त्म हो चुकी है तो पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, ट्रांसलेशनल। तो ये बुक में केस डिस्कस किया जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी की जो डेफिनेशन है अब हम यहाँ से करेंगे। तो अब यहाँ से याद रख लें, टोटल एनर्जी ये वाली जो लेके चले थे वो करते 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 क्या आई, वो आई जी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू किसके है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लो जी, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है जो कि इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे नाम देते हैं ए का। क्लियर। अब यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे। ये है असल इंटरनल एनर्जी की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो हमारा टॉपिक है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। तो आपको एक तरतीब समझ आ गई कि कैसे आपने एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में डिस्कस करना है। अब डेफिनेशन साहब की बुक में जो डेफिनेशन लिखी गई है वो ये है कि दी इंटरनल एनर्जी क्या है, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मोलिक्यूलर, याद रखिएगा, मोलिक्यूलर एनर्जीज such as potential energy and kinetic energy of a substance is called internal energy। अब देखें डेफिनेशन, अब मैं आपको समझाता हूँ। सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मोलिक्यूलर एनर्जीज, ये तो पहले ही खत्म होगी आइडियल सिचुएशन में, पीछे बची इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम कह रहे हैं मोलिक्यूलर लेवल एनर्जीज, और उसमें 2 एनर्जीज का सम है, पोटेंशियल एनर्जी, ये देखें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जब यहाँ तक हम डेफिनेशन करते हैं ना, तो बच्चों को यही याद रहता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंटरनल एनर्जी में डिस्कस की जा रही है आइडियल सिचुएशन में। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आइडियल सिचुएशन में अब आपको पता चला गया कि डेफिनेशन में तो ये लिखा होगा स्टार्ट में, लेकिन आपने फिर याद रखना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी आइडियल सिचुएशन में 0 हो गई। फिर जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें फिर ये 3 तरह की एनर्जी डिस्कस की जा रही है। उसमें से वाइब्रेशनल कैसे खत्म हुई बता चुका हूँ, रोटेशनल कैसे खत्म हुई बता चुका हूँ, फिर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशन रहेगी। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम के अंदर की हम एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लेके चल रहे हैं, बाकी एनर्जीज को ऐसे समझे इग्नोर किया जा रहा है।
और वो कैसे किए, सारी तरतीब आपको समझ आ चुकी है। तो अब आपको ये डेफिनेशन कंफ्यूज नहीं करेगी, बल्कि आपको पता चल चुका है। सही है। तो फिर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन लिखी गई है या आप लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे, वो होगी जी इंटरनल एनर्जी को आप डेल्टा यू से, या किसी बुक में देखेंगे तो सिर्फ यू से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन वो जो यू होगा ना, उससे भी मुराद क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। जहाँ पे यू आ जाए या डेल्टा यू आ जाए, यू आ जाए तब भी मुराद क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो हो चुकी है 0 और काइनेटिक एनर्जी में वो दो गई, सीधी सीधी हमारे पास ट्रांसलेशन रह गई है, तो ये अब ट्रांसलेशनल ही है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पहले आप ये प्रॉपर लिखेंगे, फिर इसको 0 कर देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन रहेगी। आपने यू नहीं लिखना, यानी कि एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करनी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करनी है, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर की एब्सोल्यूट वैल्यू ना, ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही, बल्कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर आएगा तो हीट क्या होगी, इन मोशन, और जब हीट इन मोशन होगी तब तो हमें पता चलेगा कि सिस्टम की तरफ से वर्क हो रहा है या सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो उसकी वजह से जो सिस्टम होगा उसकी रैंडमनेस में चेंज आएगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो हमारे लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़रूरी है जानना, ठीक है ना, सिर्फ इंटरनल एनर्जी जानना ज़रूरी नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारे पास ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से कि अगर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपकी बारी पे आ जाए, लेकिन ये एंटी टेस्ट के जरूर एमसीक्यू डिस्कस किए जाते हैं। तो यहीं पर ये याद रख ले, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं लेके चलता, बस ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप मोनो एटॉमिक का, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक का याद रख लें, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप एंटी टेस्ट के लेक्चर देख सकते हैं, इसी चैप्टर 11 की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा होगा एमडी कैट चैप्टर यूनिट 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, तो वहाँ पे डिटेल में आपको सारे लेक्चर एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मोनोटॉमिक का, डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, या DOF से भी डिनोट कर सकते हैं। पहले तो ये समझे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है ना, उन्हें आप क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो जरा देखें, रट्टा नहीं मारना, मोनो एटॉमिक के अंदर देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 2 3, ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मोशन ही सिर्फ यही डिस्कस हो रही है, बाकी तो 0 हो चुकी है। और वाइब्रेशनल तो हाई टेम्परेचर पे होगी, उसको वैसे अभी डिस्कस नहीं करना। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मोनो एटॉमिक है वो कितना है, फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो F इज इक्वल टू 3 है। अब ये कैसे है आपको पता चल गया, 1 2 और ये 3, ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रही। तो यही आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F इज इक्वल टू 3। लेकिन याद रहे ये हम वाइब्रेशनल एनर्जी को इग्नोर करते हुए बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि 3 होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर आप बात करें फॉर डायटॉमिक, तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होता है जी 3 के बाद 5, सही है। और उसके बाद अगर आप बात करें पॉलीएटॉमिक के लिए, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डियर स्टूडेंट्स इन जनरल 6 होता है। ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप वाइब्रेशनल को ऐड करेंगे, हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, तब वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाएगी और उसकी वजह से सब डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगी 5, ये बन जाएगी 7 और ये बन जाएगी 6 + 2 8। अगर आप वाइब्रेशनल को ऐड करेंगे तो अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं। जनरल जब भी आपसे पूछा जाए तो मोनोटो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगा, देख सकते हैं। इसी तरह डाया के लिए 5 हो जाएगा। 5 कैसे रहेगा, 3 ये वैल्यूज होंगी और 2 रोटेशनल की वजह से आएंगी, एक अलॉन्ग y एक्सिस, एक अलॉन्ग z एक्सिस। x एक्सिस पे देखो r क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो वो x वाली मोशन इग्नोर हो जाएगी, y वाली भी रहेगी, y के अलॉन्ग भी रोटेट करेगा, z के अलॉन्ग भी रोटेट करेगा, क्योंकि r अच्छा खासा होगा, तो y वाला भी ऐड हो जाएगा और z वाला भी ऐड हो जाएगा, x वाला 0 हो जाएगा। तो 2 वो 3 ये 5 वैल्यूज आ रही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डाया के लिए 5 हो जाएगा।
पॉली के लिए क्या होता है, एक्स वाला भी इंक्लूड होता है, वो भी जीरो नहीं होता, एक्स के अबाउट जो रोटेशन होती है वो भी काउंट होगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेशन काउंट होगी, जी एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेशन काउंट होगी, इनके आर स्मॉल नहीं होते। तो 3 वैल्यूज ये आ जाएंगी रोटेशनल की और 3 ये आ जाएंगी 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉली के लिए क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बस इतना आपने याद रखना है, आपके एमसीक्यूज अगर आएंगे इससे रिलेटेड तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं जी आगे। नोट, इंटरनल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते चले आ रहे हैं, ये याद रखिएगा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। लो जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो फिर अब यहाँ से हम एक शॉर्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, वो भी इसी टॉपिक का हिस्सा है कि इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड। इंटरनल एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपकी बुक में 3 केसेस डिस्कस किए गए एग्जांपल के तौर पे, हम यहाँ पे 2 डिस्कस करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में है तो आप 2 लिखने वही बहुत है। तो सबसे पहले देखें, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, आप सब्सटेंस को जब हीट अप करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, कोई भी सिस्टम ले लें, जब आप उस पर हीट अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब उस सिस्टम के अंदर अगर कोई गैस है, लिक्विड है, तो उसके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रैंडमनेस के इंक्रीज होने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड ही टेम्परेचर पे कर रही है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, जब 2 ऑब्जेक्ट्स को आप रब करते हैं, देयर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल वर्क। डियर स्टूडेंट्स, इसकी सादा सी आप एग्जाम्पल ये याद रखें कि जब आपके हाथ सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको गर्म करने के लिए ऐसे पर यार सर्दी बहुत है, रब करते हैं ना। तो जब 2 ऑब्जेक्ट्स ही समझे ना, देखें 2 हाथों को आप जब आपस में रब करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाथ गर्म होते जा रहे हैं ना, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब आपके हाथ गर्म हो गए, हीट भी आ गई, और आप कर क्या रहे थे, मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क भी आपको नज़र आ रही है इस केस में, और हीट भी नज़र आ रही है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी एग्जांपल याद रख सकते हैं कि जब एक सॉस पैन के अंदर आप दूध को गर्म करते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि आप देखते हैं कि उस सॉस पैन के ऊपर जो लिड होती है, ढकना होता है, वो थोड़ी देर के बाद हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो हीट की वजह से वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब हीट एबिलिटी रखती है वर्क करने की। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की है वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इस तरह से इंक्रीज हो सकती है। तो बहरहाल ये शॉर्ट में अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट में है जी हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ये जो हम इंटरनल एनर्जी को लेकर चल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इन थर्मोडायनामिक्स, पहले ये बात याद रखनी है, इन थर्मोडायनामिक्स जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, कि इंटरनल एनर्जी जो है इट does not depend on the path, कि इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती हैं, फंक्शन की स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती इंटरनल एनर्जी। हाँ, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इट डज डिपेंड्स ऑन इनिशियल, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये आखिरी बात थी कि इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है ऑफ स्टेट का, स्टेट का एक फंक्शन है जो कि डियर स्टूडेंट्स डिपेंड नहीं करता पाथ पे, बल्कि वो डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे, पॉइंट्स पे। इसको डायग्राम से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इस तरह से एक डायग्राम दिखाई है। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट हम पहुंचना चाहते हैं, तो हम एक पाथ फॉलो करते हैं C1 और दूसरा पाथ हम फॉलो करते हैं C2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट ए पे अगर हम देखें तो प्रेशर क्या है, PA, और वॉल्यूम क्या है, VA। यानी कि इस बात को हम PV डायग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो अलॉन्ग वाई एक्सिस P है प्रेशर और अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, वॉल्यूम है। तो इस पॉइंट A पे प्रेशर क्या है PA, वॉल्यूम क्या है VA। इसी तरह पॉइंट B पे देखें तो प्रेशर क्या है PB और वॉल्यूम क्या है VB। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन या इस पाथ को फॉलो करूं या इस पाथ को फॉलो करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो PA है, जो टेम्परेचर है वो TA है, जो वॉल्यूम है वो VA है। इस पॉइंट पे देखें तो प्रेशर क्या है PB है, टेम्परेचर क्या है TB है, वॉल्यूम क्या है VB है। तो चाहे आप इस पाथ को फॉलो करें चाहे आप इस पाथ को फॉलो करें, इस पॉइंट B पे प्रेशर क्या है PB, टेम्परेचर क्या है TB और वॉल्यूम क्या है VB। तो इसका मतलब दोनों पाथ में से किसी भी पाथ को फॉलो करें आप तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की B पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, PB, TB और VB, दोनों के लिए क्या आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है। तो फिर इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इन पाथ पे डिपेंड नहीं करती बल्कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे, पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। यहाँ का और है, यहाँ का प्रेशर और है, टेम्परेचर, वॉल्यूम यहाँ और यहाँ का डिफरेंट है। लेकिन जब आप पाथ को फॉलो करते हैं, चाहे ये वाला पाथ लें तब भी वैल्यू यही, चाहे ये वाला पाथ फॉलो करें तब भी वैल्यू यही। तो इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती बल्कि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने इंटरनल एनर्जी की PV डायग्राम को याद रखना, डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।